मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह आप लोग ठीक ही होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। कहानी का वक्त है। कहानी की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक टाइटल कहें यह है, कैसा ये प्यार है। कहानी का जो पार्ट है ये आप शुरुआत मुंबई, हिंदुस्तान का एक लग्जीरियस शहर मुंबई से होती है। मंदिर की सीढ़ियाँ और उन पर चढ़ते उतरते कुछ मंदिर के अंदर जा रहे थे तो कुछ लोग दर्शन कर बाहर की ओर आ रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दाहिने तरफ कुछ फूल की दुकान थी, कुछ पूजा की सामग्री, और वहीं बाईं तरफ कुछ पेड़ पौधे थे, जिनके पीछे कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां छोटी छोटी झोपड़पट्टियां और कुछ कच्चे घर थे। उस मंदिर के आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां पूजा करने तो नहीं आए थे, लेकिन किसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि मंदिर से ही थोड़ी दूर स्थित बस्ती के कुछ गरीब लोग थे। उस मंदिर के आसपास जो अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के इंतज़ार में बैठे थे, और बाकी के दिन की तरह आज भी सुबह 7 बजने वाला था और मंदिर के पास गरीब लोगों का जमावड़ा लगने लगा था। और सभी बेसब्री से किसी के आने का इंतज़ार करते हुए बार बार मंदिर के बाहर के रास्ते को देख रहे थे, और कभी कभी आपस में ये लोग बातें भी कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग बोले, लगता है बिटिया आज भी नहीं आएगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे नहीं काका, आज तो हमारा मन कह रहा है कि आज दीदी जरूर आएंगे। एक लड़के ने कहा, अगर आज दीदी नहीं आई तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। एक छोटे बच्चे ने मुंह बिगाड़ते हुए बोला। तभी वहां एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी, जिसके पीछे 2 और गाड़ियां रुकी। उन गाड़ियों को देखकर वहां खड़े लोगों के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई। कुछ बच्चे दौड़कर गाड़ी के पास खड़े हो गए और सभी खुशी से चिल्ला रहे थे, दीदी आ गई, दीदी आ गई। पीछे की दोनों गाड़ियों से जल्दी से कुछ लोग निकले जो दिखने में किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही लग रहे थे, और उन सभी लोगों ने भागकर बड़ी गाड़ी को कवर किया, और उनमें से एक ने गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोला, जिसमें से एक लड़की गाड़ी से बाहर आई। लंबे घने बाल, काले बाल जो उसकी कमर को छू रहे थे, काली आंखें, गेहुआ रंग जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। लाल रंग की प्लेन लंबी कुर्ती, चूड़ीदार काली पजामा और मेकअप के नाम पर माथे पर एक काली छोटी सी बिंदी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उनके होठों की प्यारी सी मुस्कान जो वहाँ के लोगों को देखकर बेहिसाब खुशी में तब्दील हो गई। उस लड़की ने अपना एक हाथ ऊपर की और उठाया और वहाँ खड़े सभी लोगों की ओर देखते हुए बोली, आप सब यहीं रुकें, हम पहले अपने आराध्या से मिलकर आते हैं। आप सब की तरह ही वो भी हमसे बहुत नाराज़ हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम उनको मना कर आते हैं, फिर आप सबके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, और हम सब के लिए कुछ तोहफे भी लाए हैं, आकर सबको देते हैं। ये कहते हुए लड़की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, अरे ओ महक। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का था। उन्होंने कहा, अरे ओ महक बिटिया, आज अपनी पूजा की थाली नहीं ले जाओगी क्या? एक बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी दुकान में से झांकते हुए कहा, जो बोलने के साथ ही पूजा की थाली भी सजा रहे थे। ये सुनते ही उन्हीं में से एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आदमी के पास आया और उनसे पूजा की थाली लेकर अपनी जेब में से पैसे निकाल कर देने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, रहने दीजिए काका, पैसे मत दीजिए। और ये कहते हुए महक उस दुकान की ओर बढ़ती है और फिर उन दोनों से कहती है, हमारी माँ हमसे कहती है कि जब भी भगवान को कुछ अर्पण करो तो वो अपनी कमाई का करो, दूसरों की नहीं। ये कहते हुए महक ने कुछ पैसे अपने पर्स में से निकालकर दुकानदार को दिए और उनसे पूजा की थाली लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और थोड़ी ही देर में वो मंदिर के अंदर पहुँच गई। मंदिर के अंदर वो अकेली आई थी, न कि उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ था और न ही बाहर के वो जमा लोग।
हम लेखक तो नहीं हैं, बस कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमारा साथ जरूर दीजिएगा। मंदिर के अंदर महक राधे पंडित जी ने कहा कि अरे राधे बिटिया, महक के साथ हाथ से पूजा की थाली लेते हुए, पंडित जी कैसी हो बिटिया, बड़े दिनों बाद आई हो। थी कहाँ इतने दिनों से। महक बोली, बस कुछ समय के लिए इस शहर से दूर चले गए थे, लेकिन वहाँ भी इस शहर की यादों ने और हमारे अतीत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये बात बोलते हुए महक की आंखों में नमी आ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, महक बिटिया उदास मत हो, यही तो ज़िंदगी है जिसमें हम जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाती है, और जिससे हम भागते रहते हैं वो हमसे दूर न होकर भी बार बार हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी ने कहा, चलो ये बात तो होती रहेंगी बिटिया, आओ पहले पूजा कर लो और भोलेनाथ का तिलक करो। ये कहते हुए पंडित जी ने एक थाल महक की ओर की। महक ने उस थाली में से कुछ फूल उठाकर शिव जी के चरणों में अर्पित किए और फिर एक फूलों का हार उठाकर शिव जी को गले में पहनाया और अपनी उंगली में टीका लगाकर शिव जी के माथे पर तिलक किया। फिर थाल वापस पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी, हम मंदिर की परिक्रमा करने आए हैं, तब तक आप बाहर सबके लिए प्रसाद भिजवा दीजिए और सबके खाने का इंतज़ाम भी यही होने वाला है, और बाहर सबकी बैठने की व्यवस्था करवा दीजिए, महक ने पंडित जी को समझाते हुए कहा। अरे पंडित जी ने कहा, अरे बिटिया काहे परेशान हो रही हो, तुम यहाँ पहली बार थोड़ी ही आई हो, पहले जब भी आती थी तो यही सब तो किया करते थे। तुम जाकर अपनी परिक्रमा करो, मैं बाकी सबके साथ मिलकर जल्दी ही सारी व्यवस्था करा देता हूँ। इसके बाद पंडित जी बाहर आकर कुछ लोगों को सारा काम समझाकर उन्हें जल्दी से करने को कहकर वापस मंदिर में आ गए और वहाँ से प्रसाद का थाल बाहर लेकर आए और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बांटने लगे। इसके बाद पंडित जी बाहर आकर कुछ लोगों को सारा काम समझाकर उन्हें जल्दी करने को कहकर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ महक भी मंदिर के दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, जो स्थापित मंदिर के पीछे की ओर था, जो एक खुला मैदान था जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। एक कुआं भी था वहां जो बंद किया हुआ था, और उस कुएं में से एक बड़ा सा पेड़ निकल रहा था, जो उस कुएं के साथ साथ उस मैदान की भी शोभा बढ़ा रही थी। महक उस पेड़ के पास आई और अपनी थाली में से कलावा लेकर उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कलावा पेड़ के तने बांधने लगी। महक ने 7 चक्कर पूरे किए और दोनों हाथ जोड़कर बोली, शिव, आप हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने बीते 6 महीने से आपसे बात नहीं की है। वैसे नाराज़ तो होंगे ही आप, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। जितना आप हमसे नाराज़ हैं उससे कहीं ज़्यादा तो हम आपसे गुस्सा हैं। हम तो यहाँ भी कभी नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि एक बार आपसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब ले लिए जाए, उसके बाद सोचेंगे कि आप सही हैं या हम। महक ये सब कहते हुए चुप हो गई और अपने इधर उधर देखने लगी, पर सब अनजान चेहरे देखकर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने बीते हुए कल में खो जाती है, जिससे उनकी आंखों में नमी ने जगह बना ली थी। महक अपने चेहरे से हाथ हटाकर फिर सामने खड़े पेड़ को देखती है और बोलना शुरू करती है, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अब ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना ही कहने को कोई अपना, जिसे हम अपना एक दर्द बताकर अपने बोझ को कुछ कम करें। अब आप बोलते क्यों नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कब तक ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे और हमारी ज़िंदगी के साथ खेलते रहेंगे। हम हार चुके हैं, हमसे और नहीं होगा। ये सब छोड़कर हम सबसे दूर जाना चाहते हैं, जहाँ इस शहर की हवा भी ना पहुँच सके। आपने हमें सब कुछ दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, खुशी दी, परिवार दी, वो सब दिया जो एक इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाता है सब इकट्ठा करने में। पर हमारे पास सब था, हमें ना तो आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ी है और ना आगे ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अपने और हमारी सोच को दोनों को ही बदल कर रख दिया, और उसके साथ ही हमारी ज़िंदगी को भी, जिसे हम ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही ऐसे घुट घुट के जी सकते हैं। सोचा था इस शहर से दूर चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा और हम सब भूल कर आगे बढ़ जाएंगे, पर ना तो हम खुद को बदल पाए और ना ही कुछ भूल पाए और ना ही इस शहर को भूल पाए। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी रूह इस शहर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती
और अगर हम दोबारा यहाँ से गए तो हमारी रूह हमारे शरीर से निकलकर यहीं रह जाएगी। तो आप ही बताइए भोलेनाथ की हमें क्या करना चाहिए। आप तो सब जानते हैं कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, हम ये शहर छोड़कर क्यों गए थे, क्यों हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी कि आपसे 6 महीने से बात नहीं की, और आज पता चला कि क्यों हम यहाँ फिर से वापस आए हैं। वहीं उसी जगह आपके सामने खड़े हैं जहाँ जैसे ये सब शुरू हुआ था, और शायद 6 महीने पहले ये सब ख़त्म। ये सब बोलते हुए महक रोने लगी और एक अजीब सा गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था जो शायद वो बाहर निकालने की या ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। पर वो ये बात खुद नहीं जानती थी कि इस बार भोलेनाथ ने उसे वापस दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ बिखेरने को बुलाया है। महक वहाँ थोड़ी देर के लिए चुप खड़ी होकर कुछ सोचने लगी और फिर धीरे धीरे पूरे मैदान में घूमने लगी। घूमते हुए कहा अपनी पुरानी यादों को सोचकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अलग ही दर्द था जिसे वो शायद खुद से ही छिपा रही थी। और फिर कुछ पुरानी बातों को सोचकर बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगती है और फिर हंसते हुए रो जाती है। दीदी, बाहर सब इंतज़ाम हो गया है, अब बस सब आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, एक लड़के ने आकर महक से कहा। महक ने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ, तब तक खाना शुरू करवा दो बाहर। महक ने कहा। लड़का ने कहा कि अरे दीदी, हमने सबको खाने के लिए बैठा दिया था और खाना परोसने ही जा रहे थे, पर सबने मना कर दिया। बोल रहे हैं कि पहले आप खाएंगी फिर ही वो सब खाना खाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आपसे दीदी चलो ना। महक बोली ठीक है चलो आती हूँ। दोनों साथ में बाहर की ओर आने लगते हैं। तभी वो लड़का महक से बोलता है दीदी आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? महक ने बोला कि हाँ बोलो ना। मोबाइल चलाते हुए महक ने बोला, अब आप हम सबको छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या बीते पिछले 6 महीने में आपको एक बार भी हम सबका ख्याल नहीं आया, हमारी यादें तक नहीं आई? आंखों में आंसू साफ करते हुए लड़के ने कहा। महक ने कहा अरे तुम रो क्यों रहे हो? महक ने लड़के की ओर इशारा करते हुए ये बात बोली। लड़के ने अपनी आंखों में आंसू साफ किए और बिना जवाब दिए ही चुपचाप चल रहा था। लगता है आप सब ने हमको बहुत याद किया है, महक ने लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ना तो इस शहर के बिना हम जी सकते हैं और ना ही आप लोगों के बिना। हमारी ज़िंदगी में बस अब आप सबकी कितनी अहमियत रखते हैं यह हमने पिछले कुछ महीनों में समझ लाया। और अगर आज हम यहाँ आप सबके सामने खड़े हैं तो सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों की साथ की वजह से। कहानी का एक पार्ट यही है। अगला पार्ट जैसे ही हमारे पास आता है आप लोगों के पास ज़रूर आगे की कहानी को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।